अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक या इस वीडियो का जो कंटेंट है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे कंसिस्टेड है, जो कि डिस्कस करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स, नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल have to clear the concept of the net force. स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे बात हो रही है कि when a net force acts on the body, तो स्टूडेंट्स पहले पता होना चाहिए कि नेट फोर्स क्या है। सपोज दैट मेरे पास ये एक बॉडी है और मैं क्या करता हूं, इस पर 20 न्यूटन की फोर्स मैं क्या कर रहा हूं, ईस्ट में लगा रहा हूं, वेस्ट, नॉर्थ, अप एंड साउथ, डाउन। ठीक हो गया जी। सो ईस्ट में 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो लग रही है, और इसी तरह जो वेस्ट में है वो भी 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए क्या ये बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली आप लोगों का ये आंसर होगा कि ये बॉडी मूव नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, both have 20 Newton magnitude and 20 Newton magnitude, so that's why, and they are opposite to each other, वो एक दूसरे के opposite हैं। ये अगर इसको इधर लेके जाना चाह रही है तो ये इसके opposite लेके जाना चाह रही है फोर्स। so both are equal in magnitude हैं, so that's why they cancel the effect of each other, एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। स्टूडेंट्स, जब हम मैथमेटिकली बात करते हैं, जो नेट फोर्स होती है वो रिजल्टेंट होती है, उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होती है, उन तमाम फोर्सेस का रिजल्ट होती है, जो तमाम की तमाम फोर्सेस जो हैं वो सारी की सारी इस बॉडी पर जो एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट है या उनका रिजल्ट है। सो अब अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे 2 फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, एक है 20 न्यूटन और यहां पे दूसरी करेंगे F1 जो है वो 20 न्यूटन है, और ये जो F2 है वो भी 20 न्यूटन है, वो भी क्या है, वो भी 20 न्यूटन है। सो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालना चाहूं, वो रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहूं, तो रिजल्टेंट क्या होता है, हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। रिजल्टेंट क्या होता है या रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये है कि तमाम फोर्सेस को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। स्टूडेंट्स, मैं यहां पे अगर ऐड करूं 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, ये तो 40 न्यूटन हो गया, और हम कह रहे हैं दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। व्हाई इज दिस हैपनिंग? सो यहां पे स्टूडेंट्स पहली बात गौर तरफ ये है कि अगर 2 फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं या नहीं है, ये बात की बात है। अगर तो वो ऑपोजिट है तो सबसे पहली बात जो जहन नशीन करनी है आपने, वो ये करनी है, जो सोचना है कि जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं उनमें से एक फोर्स का जो सिंबल है वो दूसरी के ऑपोजिट लेना है। दैट मीन अगर ये पॉजिटिव आप F1 ले रहे हैं तो F2 विल बी नेगेटिव, और अगर आप F2 पॉजिटिव ले रहे हैं F1 विल बी नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई मैं यहां पे F2 को क्या कर लेता हूं, नेगेटिव कर लेता हूं, -20। सो अब यहां पे अब हम क्या करते हैं, 20 न्यूटन प्लस -20 न्यूटन। सो दैट्स व्हाई दे कैंसल ईच अदर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाते हैं, और जो हमारी बच गई फोर्स यानी कि रिजल्टेंट क्या आया हमारा, 0। तो इसका मतलब है यहां पे जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, मैं इसको F नेट भी कह देता हूं, F नेट कह देता हूं। तो जो रिजल्ट आया या F नेट आया वो कितना है, 0 आया है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। तो पहली बात, एक बात समझने की आई कि नेट फोर्स दरअसल रिजल्टेंट है, वो सिंगल फोर्स है। नेट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच हैज द कंबाइंड इफेक्ट, यानी कि हम उन तमाम फोर्सेस को जो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं उनको ऐड कर लेंगे, वो जो सिंगल फोर्स आएगी वो नेट फोर्स है। और अगर वो नेट फोर्स की कुछ वैल्यू है, ठीक है जी, अगर कुछ नेट फोर्स की वैल्यू है तो बॉडी मूव करेगा, और अगर नहीं है, 0 है, तो बॉडी विल नॉट मूव। सो यहां पे सपोज दैट इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एलेबोरेशन चाहिए, तो इसी एग्जांपल मैं यूं करता हूं कि 20 न्यूटन, और यहां पे मैं इस तरह करता हूं 30 न्यूटन साउथ में, और मैं कहता हूं नॉर्थ में 25 न्यूटन लग रही है। अब अगर मैं इन फोर्सेस को ऐड करता हूं
तो कितनी फोर्स बचेगी, या हमारी एफ नेट क्या होगी? एफ नेट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन प्लस -20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन प्लस -25 न्यूटन। ओके जी, ये भी दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो अब यहां पे देखा जाए 20 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, 30 न्यूटन प्लस माइनस माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 25 न्यूटन। तो 30 न्यूटन में से 25 न्यूटन क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा 5 न्यूटन। सो दैट मीन एफ नेट कितनी है, 5 न्यूटन। तो अब ये 5 न्यूटन जो फोर्स है इस बॉडी को टूवर्ड्स नॉर्थ क्या करेगी, मूव करेगी। क्या करेगी, टूवर्ड्स नॉर्थ मूव करेगी। 5 न्यूटन फोर्स के साथ ये बॉडी क्या करेगा, तो 5 न्यूटन इज अ नेट फोर्स। पहली बात हमारी क्लियर होगी स्टूडेंट्स के नेट फोर्स क्या होती है और ये कैलकुलेट कैसे की जाती है। आपके सामने है कैलकुलेशन भी इसकी, कि जो अगर तो वो ऑपोजिट हैं तो आपने सिंबल क्या लेनी है, ऑपोजिट लेनी है, और अगर वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में लग रही है तो उन सबको ऐड कर लेना है आपने। सो दिस इज द नेट कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। हमें पता है कि जब भी मोशन का जो सबसे बड़ा काज है, मोशन का जो सबसे बड़ा काज है वो है फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगती है एफ, मैं कहता हूं ये 20 न्यूटन फोर्स लगती है, तो ऑब्वियसली अगर ये बॉडी स्टेशनरी है तो ये क्या करना शुरू कर देगा, ऑब्वियसली ये वाली इस बॉडी की बात कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। पहले इसकी जो स्पीड थी वो vi, यानी कि वो कितनी थी, 0 थी, क्योंकि रेस्ट में था बॉडी, तो इनिशियल स्पीड उसकी या इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। और अब कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ ये क्या करेगा, अगर आप उस पर 20 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई करते रहते हैं तो ये क्या करेगा, किसी ना किसी वेलोसिटी, सपोज दैट मैं कह देता हूं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी से ये मूव करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप गौर से देखें क्या हुआ, फोर्स लगी तो बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दिया। फोर्स लगी तो बॉडी ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दिया। जब बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी चेंज हो और उसको अगर हम टाइम के साथ रेट करना स्टार्ट कर दें, आपको याद होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो स्टूडेंट्स हमने या न्यूटन के इस लॉ के अंदर ये जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया और डायरेक्ट क्या आ गया, क्योंकि हमें ये डिफाइन था कि जब फोर्स लगती है तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब भी नेट फोर्स लगेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो इसका मतलब ये लिख रहा कि व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब ये किधर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा तो उसकी कोई डायरेक्शन तो होगी ना। सो इसका मतलब है कि व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, जब भी नेट फोर्स लगती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा या प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि याद रखना यह है कि अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए ना तो एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन कैन नेवर बी ऑपोजिट टू ईच अदर। ये याद रखना है, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैन नेवर बी ऑपोजिट टू ईच अदर। लेकिन हमने ये बात जो सेकंड चैप्टर के अंदर ये बात की थी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है। कब, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो ऑपोजिट होगी, क्योंकि उस वक्त जो फोर्स है वो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो बट यहां पे एक बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बतानी थी वो आपको ये बताई कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कभी ऑपोजिट नहीं हो सकती। सो याद रखिएगा, व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। जनाब अब आया जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ ये किसके इक्वल होगा। अब अगली बात जो न्यूटन ने ये समझाई, उसने ये कहा कि ये जो एक्सेलरेशन है ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये कितना प्रोड्यूस होगा। उसने कहा जी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, नेट फोर्स, यानी कि फोर्स जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता जाएगा। यानी कि अगर आपके घर में एक बाईसाइकिल है तो आप इसको करें कि स्टैंड पे इसको
खड़ा करें और उसके बाद इस तरह करें कि उसके टायर को अपने हाथ के जरिए क्या करें, फोर्स लगाएं। अब देखेंगे कि एक पीरियडिक फोर्स बस लगाते जाएं, उसकी जो स्पीड है वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। और ऑब्वियसली जब स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो अगर फोर्स बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे कि फोर्स अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता। अगर आप फोर्स कम करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता कम फोर्स लगाएं, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कम होती जाएगी, मीन एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी भी इंक्रीज करे, अगर एक क्वांटिटी कम हो, डिक्रीज करे तो दूसरी भी डिक्रीज करे। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। तो उसने यही बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। पहली बात तो क्लियर होगी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ज्यादा होगा, जितनी कम फोर्स लगेगी उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और सेकंड बात उसने की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास का मतलब ये है कि अगर भारी बॉडी होगा, ठीक है जी, हैवी बॉडी होगा, उसका मास ज्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। उसी साइकिल की बात करें, आप साइकिल की बात करें और इसी तरह एक कार की बात करें, साइकिल का स्टैंड और कार को स्टैंड के ऊपर लगा के आप साइकिल के जो व्हील है उसके ऊपर फोर्स लगाएं और वही फोर्स या उतनी ही फोर्स आप क्या करें, गाड़ी के व्हील को लगाएं, आप देखेंगे कि मूव कौन फास्टर करेगा। ऑब्वियसली 100% गारंटी है कि वो जो साइकिल का जो व्हील है वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, या वो फास्ट मूव करेगा, या उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। और वो जो कार वाला है, जो कार का व्हील है, उसने वहां पे वेलोसिटी कम चेंज हुई है, वहां पे एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फोर्स दोनों के लिए सेम थी, लेकिन मास उसका ज्यादा होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कार के व्हील के अंदर वो कम है और यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो इसकी वजह हमें यह समझ में आ गई, एक बात तो क्लियर होगी कि जब मास की बात करेंगे तो अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मास को कम कर दें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस टाइप ऑफ acceleration is called as, this type of relation is called as inverse relation। एक चीज ज्यादा दूसरी कम, एक चीज कम हो जाएगी तो दूसरी ज्यादा हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ रिलेशन जो होता है वो इनवर्सली होता है, और यहां पे एक्सेलरेशन मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी या इट्स मास, इसको हम मैथमेटिकली भी राइट करेंगे। तो मैथमेटिकली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है हम यहां पे राइट करेंगे मैथमेटिकली। तो कैसे लिखेंगे, अब लिखने का मेथड क्या है, वो जो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैंने लिखा एक्सेलरेशन, वो कहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखें स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लाइक दिस, इस तरीके से आपने डालना है। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि जो डायरेक्ट रिलेशन होगा वो आपने बिल्कुल आमने सामने इस तरह राइट कर देना है। ये डायरेक्टली, ये जो है ये सिंबल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जाहिर कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी, रिलेशन को जाहिर करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो अब अगर ये सामने डायरेक्ट लिखा हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उसने कहा जी दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब यहां पे पढ़ने में जो हमारा फॉल्ट आता है वो ये है कि A इज प्रोपोर्शनल टू 1/m पढ़ना है हमने, लेकिन जब बात करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो फिर हम 1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही ये है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इस 1/, का मतलब ही ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हो गया, इनवर्सली ये वाला हो गया, तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। लेकिन अगर हम इनवर्स नहीं बोलते, A इज प्रोपोर्शनल टू 1/m बोलेंगे। सो अब यहां पे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको यहां से डेफिनेशन ही भूल जाए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वाला, तो यहां पे आपको मैथमेटिकल याद होगा, तो यहां मैथमेटिकल से इस रिलेशन से हमें पता चल जाएगा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। सो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम क्या करेंगे, एक ही एक्सप्रेशन में, तो मैं यहां पे लिखूंगा कंबाइनिंग, इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइनिंग बोथ एक्सप्रेशंस।
इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन किया हमने, तो यहां पे क्या आ गया जी, A इज प्रोपोर्शनल टू F डिवीजन से ऊपर है, डायरेक्ट रिलेशन है, ऊपर लिखा गया, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा M, यानी कि जो डिवीजन से ऊपर था उसको ऊपर लिखा गया, जो नीचे था उसको नीचे लिखा गया, कंबाइन कर दिया हमने। सो स्टूडेंट्स यहां पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहां पे ये रूल है कि जब भी आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करना है तो रिमूव करने के बाद आपने एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट, उमूमन डिफाइंड होते हैं, बहुत सारी जगहों पे डिफाइंड होते हैं तो हमें वही रखने पड़ते हैं, लेकिन हम अगर वो नहीं रखना चाहते तो अपनी मर्जी से कुछ भी रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डिफाइंड है, जिस तरीके से ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है कैपिटल G, ये डिफाइंड है, ठीक है जी, तो हमने इसकी वैल्यू डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, तो हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, वही लिखना है। बट यहां पे उमूमन जो लिखा जाता है वो K लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन को क्या किया, रिमूव किया, इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट K लगाया। अगर मैं सिस्टम इंटरनेशनल को यूज कर रहा हूं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज कर रहा हूं, ठीक है जी, या फिर मैं इस तरह कह देता हूं सिंपलिसिटी में, इंटरनेशनल यूनिट को अगर मैं वो लाइन यूज नहीं करना चाह रहा तो मैं कहता हूं कि अगर A जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो, फोर्स जो है वो 1 न्यूटन हो और जो मास ऑफ द बॉडी हो 1 किलोग्राम हो, तो इस वक्त मैनिपुलेट करने के बाद जो K की वैल्यू आती है वो होती है 1। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, वो 1 आती है। सो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, ये जो K है यहां पे A इज इक्वल टू K F ओवर M, यहां पे K की वैल्यू को एज ए 1 हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे और हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू F ओवर M, सॉरी A इज इक्वल टू F ओवर M, यानी कि K की वैल्यू को हमने 1 पुट कर दिया। सो नाउ अब यहां पे ये जो मैस है वो यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे एक्सेलरेशन के साथ आके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू MA। तो हम इसको स्ट्रेट करके लिख लेते हैं, सॉरी रीअरेंज कर लेते हैं, F इज इक्वल टू MA, इसको इस साइड पे और इसको इस साइड पे राइट कर देते हैं। सो नाउ F इज इक्वल टू MA, दिस इज द एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पे F इज इक्वल टू MA, यहां पे हमें न्यूटन की 1 न्यूटन की डेफिनेशन मिलती है, या 1 न्यूटन किस यूनिट के इक्वल होता है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। हम जानते हैं जो फोर्स है उसका यूनिट होता है 1 न्यूटन, सॉरी जो फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, मास का यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट्स मीन जो न्यूटन है वो किसके इक्वल हुआ, न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन किसके इक्वल है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम 1 न्यूटन को डिफाइन करना चाहते हैं, क्या 1 न्यूटन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो बड़ा इजी वे में आप इन सब को क्या कर दें, 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा 1 न्यूटन डिफाइन होने लगा है जी। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of 1 किलोग्राम mass। यानी कि कोई भी जो फोर्स है वो 1 न्यूटन होगी। कब 1 न्यूटन होगी, जब वो 1 किलोग्राम के मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। सो दिस फोर्स विल बी नोन एज क्या, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन द बॉडी, जब ये किसी बॉडी पर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स होप सो आपने इस लेक्चर को लाइक किया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।